हाँ श्वेता, आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। गुड ओके। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आज हम आप लोगों को तान तान वॉल्यूम टोन टोन वॉल्यूम तान, इसके विषय में आज लिखाएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, तान टोन। टोन का मतलब क्या होता है? चित्र में अंधकार का प्रभाव तान कहलाता है। ठीक है, अब तान हेडिंग डालो। तान शब्द का प्रयोग, श्वेता आवाज जा रही है? और अंकिता? यस सर। ठीक है, नोट करिए। यस सर। तान, ठीक। तान शब्द का प्रयोग स्वर शैली, म्यूजिकल नोट के संदर्भ में किया जाता है, परंतु परंतु वर्णों की रंगत परंतु वर्णों की रंगत वर्णों की रंगत के संदर्भ में वर्णों की रंगत के संदर्भ में संगत होने लगा है। यह यह प्रस्तुत होने या प्रयुक्त होने लगा है कि तान तान किसी भी रंग तान किसी भी रंग के गहरे व हल्केपन को कहते हैं। तान किसी भी गहरे व हल्के पन को कहते हैं।
यह हल्कापन या गहरापन किसी भी रंग में सफेद तथा काले रंग की अनुपातिक सफेद तथा काले रंग की अनुपातिक मिश्रण की मात्रा के अंतर से या विभिन्न रंगों के मिश्रण की क्रमबद्धता से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब किसी भी टोन को अगर हम बनाते हैं तो अगर डार्क टोन को किसी भी कलर को, जैसे रेड कलर है, रेड कलर को अगर हम लाइट में करना चाहते हैं तो वाटर कलर में जैसे पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ऑयल कलर में हम क्या करते हैं, व्हाइट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और अगर उसके डार्क टोन में करना है तो उसमें दूसरे कलर को मिला करके उसमें उसके टोन्स को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से सफेद रंग और काले रंग तथा अन्य विभिन्न रंगों को आपस में मिलाकर के विभिन्न टोन का प्रभाव चित्रों में दिया जा सकता है, किए जा सकते हैं। तान द्वारा कला के भावनात्मक पक्ष तान द्वारा कला के भावनात्मक पक्ष तथा कलात्मक पक्ष को दर्शाया जाता है। चित्रकार रंगों की विभिन्न तानों द्वारा अनेक नई संभावनाओं को जन्म देता है। और तानों का अन्वेषण कर नए नए प्रयोग करता है। तान के प्रभाव से चित्रों में एक रसता का भाव उत्पन्न होता है। तान की उत्पत्ति से चित्र संयोजन में सामंजस्य, संतुलन, सहयोग, विरोधाभास बना रहता है तथा चित्र में प्रफुल्लता
माधुर्य, आकर्षक, सौंदर्य, लावण्य, सक्रियता व रहस्य, सक्रियता व रहस्य आदि उत्पन्न होता है। तान के प्रयोग से ही तान के प्रयोग से ही चित्र के द्विआयामी तल में त्रिआयामी गुण उत्पन्न किए जाते हैं। इसी के द्वारा ही वस्तु के वास्तविक परिणाम साइज तथा आयतन वॉल्यूम का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार चित्र में प्रकाश से अंधकार तक का प्रभाव तान कहलाता है। तान का अभिप्राय संगीत के संदर्भ में स्वर साधना या संगीत स्वर का विस्तार आदि से भी लिया जाता है। रंगों का तुलनात्मक हल्के व गहरेपन को सेंस ऑफ वॉल्यूम गहरे रंग को टोन डाउन व हल्के रंग को टोन अप कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। रंगों के विभिन्न लक्षण को तान कहते हैं। अथवा रंगों के विभिन्न स्वरूप ही रंग की तान है। इनके मुख्यतः तीन भेद होते हैं।
छाया, मध्यम व प्रकाश। तान के कुशल प्रयोग के द्वारा ही तान के कुशल प्रयोग के द्वारा ही आकारों में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब किसी भी कलर में है, अगर हम फ्लैट किसी पेंटिंग में फ्लैट कलर भर देते हैं तो वो एक सिंपल सा दिखाई देता है। उसके विभिन्न टोनों के द्वारा उसमें हम मूर्तियों जैसा 3 डायमेंशनल स्वरूप भी दिखा सकते हैं। और अगर टोन नहीं लगाते हैं तो उसमें एक साधारणतया चित्रण दिखाई देता है। छाया प्रकाश छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों के विभिन्न तानों विभिन्न टोन्स को सपाट प्लेन लगाकर बाह्य रेखाओं से परिसीमित करके उभार व गहराई दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। तान के द्वारा ही चित्र की एक रसता को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से संयोजन को अधिक प्रभावी व महत्वपूर्ण बनाने के लिए तानों की टोन्स की विशेष भूमिका रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आवाज जा रही है? हाँ सर। अरे सर टॉपिक क्या था बता दीजिए, छूट गया था मेरा। अब रूप, फॉर्म, शेप हेडिंग डाल लीजिए। रूप लिखवाया तो नहीं था? सर हो चुका है रूप। रूप और लाइन
दो चीज हो चुकी है। अब अंतराल डाल दीजिए। सेप, फॉर्म, स्पेस, अंतराल, स्पेस, स्पेस नहीं है। क्यों, आकृति हो गई ना? नहीं सर। टोन हो गया। कलर, कलर हुआ। नहीं। कलर, हेडिंग डाल दीजिए वर्ण, रंग, वर्ण, रंग, कलर। रंगों के प्रति, रंगों के प्रति मानव का आकर्षक, रंगों के प्रति मानव का आकर्षक या आकर्षण स्वाभाविक है। और रंग ही, और रंग ही कलाकृति का सबसे महत्वपूर्ण, कलाकृति का सबसे महत्वपूर्ण व सार्थक तत्व है। इसके विभिन्न प्रयोगों से इसके विभिन्न प्रयोगों से विभिन्न प्रकार के तान, टोन, विभिन्न प्रकार के तान, टोन देकर विभिन्न आकार, विभिन्न आकार, शेप बनाकर हम चित्र रचना करते हैं। चित्रकला में, चित्रकला में प्रधान आकर्षण, चित्रकला में प्रधान आकर्षण रंगों का ही है। और रंग ही चित्रकला की आत्मा है। और रंग ही चित्रकला की आत्मा है। समकालीन कला रचना में, समकालीन कला रचना में रंग, कलर को अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण, अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम स्वीकार किया गया है।
कलाकार स्वयं, कलाकार स्वयं अव्यक्त की भावना के कारण, अव्यक्त की भावना के कारण चित्र बनाने में, चित्र बनाने से पूर्व कोई वर्ण, कोई वर्ण नियोजन, कोई वर्ण नियोजन कोई वर्ण नियोजन निश्चित नहीं करता है। बल्कि अपनी, बल्कि अपनी सृजनात्मकता के अनुरूप, अपनी सृजनात्मकता के अनुरूप रंगों को संजोता है, रंगों को संजोता है, जिनका आधार, जिनका आधार परंपरागत न होकर, जिनका आधार परंपरागत न होकर काल्पनिक होता है। प्रत्येक कलर का, प्रत्येक रंग का एक अपना सौंदर्य, एक अपना सौंदर्य व नैसर्गिक गुण होता है। नैसर्गिक गुण होता है, परंतु उसे किस प्रकार से, परंतु उसे किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाए, प्रयुक्त किया जाए, यह प्रत्येक कलाकार की, यह प्रत्येक कलाकार की कुशलता पर निर्भर करता है। प्राचीन धर्म ग्रंथ, प्राचीन धर्म ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड, धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड चित्र सूत्रम में कहा गया है, चित्र सूत्रम में कहा गया है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा श्लोक, रेखा च, रेखा च वर्तना, रेखा च वर्तना चैव भूषणम वर्णमेव च, रेखा च वर्तना चैव भूषणम वर्णमेव च विज्ञेया, विज्ञेया मनुज श्रेष्ठ, विज्ञेया मनुज श्रेष्ठ चित्र कर्मसु भूषणम। इन्वर्टेड कामा में इसका अर्थ थोड़ा सा लिख लो। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ डैश लगा के रेखा, लिखावट, अलंकार, अलंकार अथवा वर्ण को किसी चित्रकर्म,
किसी चित्रकर्म को करने में आभूषण की तरह समझना चाहिए। मतलब किसी भी चित्रों का चित्रण कर रहे हैं रेखा के द्वारा या रंगों के द्वारा, या हम लिखावट कर रहे हैं, अलंकरण कर रहे हैं किसी चीज का, जो भी कर रहे हैं उसको, उस चित्त कर्म को अपना एक आभूषण समझ करके उसको करना चाहिए। क्योंकि अपना जब तक आभूषण या इस तरह के चीजें नहीं समझेंगे तो उसको लोग उतनी सही तरीके से नहीं करते हैं। लोग पता चला कि ऐसे काम चलाऊं करके छोड़ देते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। संसार में प्रत्येक वस्तु का, संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई रंग अवश्य होता है। क्योंकि अगर प्रकृति में विद्यमान, क्योंकि अगर प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं, चाहे वह निर्जीव हो व या जीवधारी, जीवधारी या निर्जीव जो भी हैं, यदि उनका कोई रंग ना होता, यदि उनका कोई रंग ना होता तो आज वस्तुओं को पहचानने में, आज वस्तुओं को पहचानने में कठिनाई होती। सूर्य और चंद्रमा एक समान दिखाई देते, सोने और लोहे, सोने और लोहे के टुकड़े एक समान दिखाई देते, और प्रत्येक वस्तु, और प्रत्येक वस्तु बिना रंग के आकर्षणहीन दिखाई देती। जैसे आप लोग खुद ही देखते होंगे कि कभी कभी कहीं पे जाते हैं, किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि दुकान पर जाने के बाद जो भी चीज़ें, जो जैसा कपड़ा दिखाई देता है वैसा ले लेते हैं। जो कपड़े भी लेने जाते हैं तो उसके कलर्स को देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, और यदि क्वालिटी सही नहीं होती, अगर कोई कलर आपको पसंद होता है तो आप दुकानदार से ये भी कहते हो कि इस कलर में कोई कपड़ा हो तो निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको आकृष्ट करता है, उसकी सौंदर्यता आपको, आपके मन मस्तिष्क में प्रभावित हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब आप दुकानदार से ऐसी चीज़ों को मांगते हो, जैसे कभी कभी फूलों को हम देखते हैं, बहुत सारे फूल के बगीचे में आप चले जाइए, ऐसा नहीं है कि सभी फूलों को देखने के बाद आप उससे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, देखने के बाद ही उसके ऊपर आकर्षित होते हैं और उसको तोड़ने की लालसा करने लगते हैं। इस प्रकार से अगर प्रकृति में यदि किसी चीज का कोई रंग ना होता तो आज प्रकृति के विषय में लोग किसी भी चीजों पर आकर्षित नहीं होते, चाहे वह जीवधारी हो या निर्जीव हो। कभी आपने जानवरों में भी देखिए तो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो गंदे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत ही सुंदर लगते हैं।
जैसे किसी बछड़े को है, गाय को आप डांट के भगा देते हो, लेकिन अगर गाय का बछड़ा और सुंदर दिखाई देता है तो आप उसको गले लगा लेते हो, उसकी तरफ आकर्षित होते हो। कभी कभी किसी व्यक्ति को भी देख करके आप उसकी सुंदरता के ऊपर प्रसन्न होते हो, या उसको देख करके अचंभित होते हो, और आपके मन से, आपके मुख से अपने आप स्वतः उसके लिए कोई भी अच्छे शब्दों का प्रयोग अपने आप स्वतः निकल जाता है। या कोई छोटा सा बच्चा आप देखे हो, छोटे भी बच्चे को अगर वो सुंदर देखने के बाद आप उसकी सुंदरता, अगर वो सुंदर है तो आप अपने आप को स्वतः उससे अलग नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं देखते हो कि किसका बच्चा है, कैसा है। आप अगर सुंदर है तो उसको आप स्वतः उसको दुलारने लगोगे, उसको खिलाने लगोगे। इस प्रकार से रंग के द्वारा ही सभी चीजों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता है। अब लिखो, रंग ही प्रकृति का सबसे रंग ही प्रकृति का सबसे सार्थक तत्व है। आदिम गुहावासियों आदिम गुहावासियों से लेकर आधुनिक मानव तक सर सार्थक सार्थक तत्व है। आदिम गुहावासियों से लेकर आधुनिक मानव तक रंगों के सौंदर्य से नहीं बच पाया। रंग ही ऐसा तत्व है रंग ही ऐसा तत्व है जो मानव की मानसिक भावनाओं जो मानव की मानसिक भावनाओं को उद्वेलित करने की शक्ति रखता है उद्वेलित करने की शक्ति रखता है। अतः अतः रंग अतः रंग आंखों से अनुभव होने वाला आंखों से अनुभव होने वाला पदार्थ के आकार और रूप पदार्थ के आकार और रूप से भिन्न एक गुण है जो प्रत्यक्ष स्थूल है इसको वर्ण कलर पेंट कहकर संबोधित किया जाता है। प्रत्येक पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रत्येक रंग का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है। प्रत्येक रंग का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है। जो हमारे
मनोविकार को सीधे प्रभावित करता है, जो हमारे मनोविकार को सीधे प्रभावित करता है। इसीलिए इसीलिए रोगों के निदान के लिए भी इसीलिए रोगों के निदान के लिए भी कलर थेरेपी कलर थेरेपी का आश्रय लिया जाता है, क्योंकि इसके असर क्योंकि इसके असर मनोवैज्ञानिक होते हैं मनोवैज्ञानिक होते हैं और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करिए। 21वीं शताब्दी में तरह तरह के रंग बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे फ्लोरोसेंट प्रतिदीप्त कहते हैं इसको, फ्लोरोसेंट, धात्विक मेटेलिक, पर्ल और लेजर रंग। इन रंगों के माध्यम से हम कलाकृतियों में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और चित्रों का आनंद लेने के लिए रंगों का महत्व और ज्ञान समझना अति आवश्यक होता है। रंगों का प्रभाव व उसकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर एक अच्छा चित्रकार, मूर्तिकार
वास्तुकार, सज्जाकार, डिजाइनर, सज्जाकार, डिजाइनर, वस्त्र विन्यासकार, फैशन डिजाइनर, वस्त्र विन्यासकार, फैशन डिजाइनर व व्यावसायिक आलेखनकर्ता, कॉमर्शियल डिजाइनर बन सकता है। जिस प्रकार कविता के लिए शब्द, जिस प्रकार कविता के लिए शब्द, संगीत के लिए लय, संगीत के लिए लय व ध्वनि तथा काव्य के लिए रस की आवश्यकता होती है, काव्य के लिए रस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्र में रंगों का होना, चित्र में रंगों का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि रंग के बिना चित्रों में नीरसता प्रकट होती है। भारतीय चित्र षडांग में भी वर्ण सामंजस्य टोनालिटी को वर्णिका भंग के नाम से संबोधित किया गया है। चित्र में रंगों की यथा संभव मिलीजुली भंगिमा वास्तव में वर्णिका भंग ही है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रंग का कला से सर्वाधिक रंग का कला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से आज तक रंगों का विशेष महत्व रहा है। इसके आकर्षण से ना ही कोई बच पाया है, और ना ही कोई बच पाएगा। इसके द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव
फिजिकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने में, फिजिकोलॉजिकल इम्पैक्ट उत्पन्न करने में पूर्णतः संभव होते हैं। और चित्रकला में रेखा के बाद रंगों को प्रयुक्त करना मूल आधार माना गया है। रंगों के द्वारा कलाकार अपने मनोभावों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। इसका मनुष्य की चेतना से गहरा संबंध होता है और यह मस्तिष्क की भावनाओं को उद्वेलित करने की क्षमता रखते हैं। रंग, कलर सभी आयु वर्ग के लोगों को ब्रैकेट में बच्चों से बुजुर्ग लोगों को समान रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए भारतीय चित्रकला परंपरा में इसका विशेष महत्व है। आज इतना ही आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, या अगर अभी पुनः टाइम मिल जाता है नेक्स्ट टाइम, तो पुनः हम आप लोगों के साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे। ठीक है? ओके सर। कितने में क्लास लेंगे सर? क्या कितने टाइम क्लास लेंगे सर? अभी की सर टाइम एक्चुअली मेरा फोन में नोटिफिकेशन ऐसा है, क्लास को क्लास को रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, इसलिए पहले से हम कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, तो इसलिए कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कितने बजे से क्या क्लास होगी। जैसे भी कंफर्म होता हम आप लोगों को सूचना मैसेज के द्वारा देंगे। जी सर। ओके सर, थैंक यू।